अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द ब्रॉडकास्ट विद डॉक्टर मिसबा। आज के एपिसोड में जो हमारा मौजूद गुफ्तगू है वो है थैलेसीमिया। और थैलेसीमिया में बात करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर ज़ीशान हुसैन। Dr. Zishan Hussain has PhD in hematology. Other than that, he is currently serving in well-known university as an associate professor. Also, he has overall 20 years of specialized experience in many institutes, in major all well-known institutes of Pakistan. Also a consultant hematologist. So, आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वेलकम सर। सर, व्हाट इज़ वालेकुम अस्सलाम। हम सबसे पहले बात करेंगे कि ब्लड है क्या और इसकी इंसानी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिसबा, आपने आज मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम में। आज आपके प्रोग्राम का जो मौजू है, जैसा कि आपने बताया कि थैलेसीमिया। अच्छा, ब्लड पे आने से पहले थोड़ा सा हम थैलेसीमिया के हवाले से ये बताएं कि थैलेसीमिया वर्ड जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका ओरिजिन भी कि ग्रीक ओरिजिन का ये एक वर्ड है, और थैल का मतलब सी, और मियाँ जो आखिर में लगा हुआ है वो एनीमिया यानी कि खून की कमी से। तो एक फ़र्द सोचता है कि सी से क्या मुराद है। तो हिस्टोरिकली शुरू में जब इसको डिफ़ाइन किया गया तो ये मेडिटेरेनियन सी आप इसको कह लें, और वहाँ जो मेडिटेरेनियन बेल्ट है वहाँ इसकी प्रेवलेंस ज़्यादा है, और बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता मेडिटेरेनियन बेल्ट, अरब कंट्रीज़, साउथ एशिया। तो आपको नक्शे पे एक पूरी बेल्ट नज़र आएगी जहाँ पर थैलेसीमिया या हीमोग्लोबिनोपैथीज़ है। तो वो इसका ओरिजिन है थैलेसीमिया, यानी कि ऐसा एनीमिया जो समंदर के चारों तरफ के ममालिक, और वो समंदर एक्चुअली मेडिटेरेनियन सी को उन्होंने कहा है। सही। जिसमें आपको साउदर्न इटली, ग्रीस और कुछ नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ मिलते हैं। तो मेडिटेरेनियन के चारों तरफ एरियाज़, कुछ साउदर्न पार्ट ऑफ स्पेन भी है। तो ये वहाँ से इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग ओरिजिन है इस वर्ड का। ठीक है, और अब आ जाए ब्लड की तरफ। तो जनरली हम जब खून की बात करते हैं तो लोगों के जहन में आम फहम लाल खून या रेड ब्लड सेल्स आता है। वैसे खून के 3 कंपोनेंट हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट, लेकिन जनरली हम आज रेड सेल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और रेड सेल जैसे आपने कहा कि वो ऑक्सीजन बॉडी के तमाम टिश्यूज़ को पहुँचा रहा होता है। आप समझ लें, जो हम ये सांस ले रहे हैं तो वो सांस से जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, जब सांस ले रहे होते हैं तो वो लंग्स के थ्रू ये RBCs उसको कैरी करके तमाम आपके वाइटल ऑर्गन तक पहुंचाते हैं। तो इसके बगैर तो समझ लें ज़िंदगी सर्वाइवल नहीं है ही नहीं। सही। जैसे कि अभी आपने बात की मेडिटेरेनियन सी और इसके ओरिजिन की बात की। ऑक्सीजन इंसानी ज़िंदगी के लिए एक बहुत अहम ज़रूरत है, और ऑब्वियसली हवा के बगैर तो हम ज़िंदा रह नहीं सकते। हमारी एक बेसिक नीड है पानी, हवा। तो थैलेसीमिया है क्या, मैं जानना चाहूँगी, और ऑक्सीजन का इससे ऑक्सीजन का क्या ताल्लुक है, तो ऑडियंस जानना चाहिए। अच्छा, जैसे मैंने अभी बताया कि रेड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है, और आप एक CBC का टेस्ट कराते हैं तो उसमें भी हीमोग्लोबिन का एक लेवल आ रहा होता है। तो हीमोग्लोबिन ही वो रेड सेल के अंदर प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को कैरी करके तमाम वाइटल ऑर्गन तक, टिश्यूज़ में तक ले जाती है, और फिर वो तमाम ऑर्गन्स अपना समझ लें मेटाबॉलिज्म करते हैं, अपना काम कर सकते हैं, जो उनका फंक्शन है। अब आ जाते हैं थैलेसीमिया की तरफ। थैलेसीमिया, वैसे तो थैलेसीमिया की मल्टीपल टाइप्स हैं, लेकिन जनरली हम बीटा थैलेसीमिया से मुराद बीटा, पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे होते तो बीटा थैलेसीमिया लेते हैं। गो के थैलेसीमिया बीटा, अल्फ़ा और डेल्टा बीटा, कुछ और सब टाइप्स भी हैं। थैलेसीमियाज़ में हीमोग्लोबिन जो है, जब मेन प्रोटीन है ऑक्सीजन को कैरी करने का, जिसकी वजह से आप समझ लें आपको रेड ब्लड सेल को रेड नज़र आ रहा होता है। तो वो उसकी प्रोडक्शन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ख़राब हो जाती है। बाज़ औक़ात वो सही नहीं बन रही होती, और बाज़ औक़ात उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो थैलेसीमियाज़ में बेसिकली ये होता है। अच्छा, उसकी वजह वापस अगला सवाल है। तो बीमारियों की बेशुमार किस्में होती हैं। कुछ बीमारियाँ लेटर इन लाइफ आप एडल्ट में डेवलप करते हैं, और कुछ बीमारियाँ मौरूसी होती हैं। मौरूसी बीमारी जो हम कहते हैं तो उससे मुराद हमारी ये होती है कि वो माँ बाप के ज़रिए और आपके एंसेस्टर्स के ज़रिए आपकी फैमिली में रन कर रहे हैं उनका जीन। मौरूसी से मुराद ये है कि कोई जेनेटिक डिफेक्ट है। देखिए, इंसान की पूरी बॉडी में तमाम फंक्शंस को हमारा DNA जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जहाँ जिस फंक्शन से रिलेटेड जीन्स डिफेक्ट आ जाए, उसमें कोई ख़राबी आ जाए, तो फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल आम अल्फाज में अगर मैं नाज़रीन को समझाना चाहूँ तो हीमोग्लोबिन जो
हमारी बॉडी में एक प्रोटीन मैंने बताया है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, उसको बनाने वाला जीन डिफेक्टिव हो जाए थैलेसीमिया के पेशेंट्स में, तो वो थैलेसीमिया के पेशेंट, अच्छा उसमें 2-3 तरह की हीमोग्लोबिन्स बॉडी में मौजूद होती हैं, तो अगर बीटा ग्लोबिन बनने वाला जीन मुतासर हो जाए तो हम बीटा थैलेसीमिया कहते हैं, और अगर अल्फ़ा जीन डिफेक्ट हो तो हम अल्फ़ा थैलेसीमिया, इस तरह डेल्टा बीटा और कुछ और टाइप्स हैं। लेकिन मेनली जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर थैलेसीमिया की तो हम बीटा थैलेसीमिया की बात कर रहे होते हैं, और फिर दूसरे नंबर पे लेकिन बहुत कम नंबर ऑफ़ केसेस हैं जिसमें अल्फ़ा थैलेसीमिया की हम बात करते हैं। तो वो ये एक मौरूसी बीमारी है, माँ और बाप। अच्छा, इसमें एक चीज़ यहाँ क्लियर करना बड़ी ज़रूरी है कि माँ और थैलेसीमिया की जहाँ तक बात है, जब माँ और बाप दोनों में वो डिफेक्टिव जीन ना हो तो जब तक बच्चा जो है वो थैलेसीमिया मेजर का पैदा नहीं हो सकता। अच्छा, हम यहाँ इसी जगह पे थैलेसीमिया माइनर और मेजर भी थोड़ा सा बता दें ताकि क्लैरिटी रहे। देखिए, थैलेसीमियाज इंसान के अंदर हीमोग्लोबिन बनाने के एक से ज़्यादा जीन होते हैं। अल्फ़ा जो ग्लोबिन चेन्स बना रहे होते हैं उसके 4 होते हैं और बीटा के 2 होते हैं। तो एक जीन अगर डिफेक्टिव हो तो बीमारी नहीं होती है, ठीक है। तो एक जीन जिसका अमूमन एक जीन में कोई म्यूटेशन हो, हम उसको थैलेसीमिया माइनर कह रहे होते हैं। और थैलेसीमिया माइनर बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है, अचानक से सीबीसी कोई हेमाटोलॉजिस्ट देख लेता है या कोई फिजिशियन देख लेता है तो उसको शक होता है थैलेसीमिया माइनर। और थैलेसीमिया माइनर कोई भी हो सकता है और वो बिल्कुल ठीक सेहतमंद होता है। मसला जब होता है कि जब 2 थैलेसीमिया माइनर की आपस में शादी हो जाती है। जब 2 थैलेसीमिया माइनर की आपस में शादी हो जाती है तो हर प्रेगनेंसी पे 25% इम्कान होता है कि आने वाला बच्चा थैलेसीमिया मेजर एक्चुअली बीमारी है। उसके 2 या अल्फ़ा थैलेसीमिया में 2 से ज़्यादा या बीटा थैलेसीमिया में दोनों जीन जब डिफेक्टिव हो जाएं तो फिर प्रोडक्शन हीमोग्लोबिन की इतनी इनएडुकेट होती है कि फिर उसको लाइफ लॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ता है। तो जब हम थैलेसीमिया डिजीज़ की बात करते हैं देन वी आर टॉकिंग अबाउट थैलेसीमिया मेजर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट थैलेसीमिया माइनर। जब हम प्रिवेंशन की बात करेंगे फिर हम बताएंगे कि वहाँ माइनर की कैसे अहमियत होती है। जैसे कि अभी आपने बात की डिजीज़ की ना, तो थैलेसीमिया क्या ब्लड डिसऑर्डर है या डिजीज़ है, और डिसऑर्डर और डिजीज़ में क्या फ़र्क है अगर हम ये देखें जानना चाहें। और थैलेसीमिया फिर देन हम बात करना चाहेंगे कि कौन कौन सी ऐसी अलामात हैं जो ज़ाहिर होंगी तब किसी भी बच्चे में तो हम कह सकते हैं कि ये थैलेसीमिया का पेशेंट हो सकता है। अच्छा, डिसऑर्डर डिजीज़ तो समझ लें कि डिसऑर्डर एक जर्नल आप समझ लें, इंग्लिश का वर्ड है जो कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे डिसऑर्डर को आप कॉमन इंग्लिश कम्युनिकेशन में भी यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं डिजीज़ तो उसका मतलब बीमारी होता है। तो बाज़ों का डिसऑर्डर्स का वर्ड जनरली यूज़ किया जाता है मेडिसिन में भी। तो आप मेरा ख्याल है वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप डिजीज़ भी कह सकते हैं, डिसऑर्डर्स भी कह सकते हैं। जब हम ग्रुप ऑफ डिजीज़ की बात कर रहे हो तो डिसऑर्डर्स कहते हैं। जैसे तमाम थैलेसीमियाज़ को हम ग्रुप करते हैं हीमोग्लोबिनोपैथीज़ में, जिसके अंदर थैलेसीमियाज़ भी आ जाते हैं, सिकल सेल डिजीज़ भी आ जाती है और भी कुछ हीमोग्लोबिनोपैथीज़ हैं। तो हीमोग्लोबिनोपैथीज़ जो डिसऑर्डर्स हैं उसके अंदर तमाम थैलेसीमिया, सिकल सेल तमाम आ जाते हैं, ठीक है। अब थैलेसीमिया की तशख़ीस के लिए कौन सी अलामात ऐसी हैं जो बच्चे में ज़ाहिर हों, या किस एज ग्रुप में? पहले तो ये कॉमन है, आप ये बताइएगा। उसके बाद फिर कौन सी ऐसी अलामात हैं जिनको हम देख के कह सकते हैं कि ये थैलेसीमिया का पेशेंट हो सकता है। अच्छा, थैलेसीमिया आपने जहाँ तक अलामात की बात की, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। ज़्यादातर मौरूसी बीमारियों में बच्चा बचपन में ही अलामात, कोई थैलेसीमिया कोई भी मौरूसी बीमारी हो, अमूमन 1 से 1.5 साल में 2 साल के अंदर वो अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं। कुछ केसेस में, स्पेशलाइज केस में, जिसमें बाज़ औक़ात ये अलामात देर से भी ज़ाहिर होती है, तो हम उसको उस कैटेगरी को एक थैलेसीमिया इंटरमीडिएट भी कह रहे होते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम इस प्रोग्राम में उसको डिस्कस नहीं कर रहे। तो थैलेसीमिया मेजर जो है ना, वो अमूमी तौर पर 6-7 महीने से 1 साल के दरमियान में इन मोस्ट ऑफ द केसेस अलामात उसकी ज़ाहिर हो जाती हैं, जिसमें सबसे बड़ी अलामत जैसे मैंने कहा कि हीमोग्लोबिन जब प्रोडक्शन इनएडिक्वेट है तो एनीमिया के साथ प्रेजेंट करता है बच्चा। ज़ाहिर है उसका हीमोग्लोबिन ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। अच्छा, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 6-7 महीने में पता क्यों नहीं चलता। तो एक्चुअली एक ऐसी हीमोग्लोबिन जिसको हम फीटल हीमोग्लोबिन कहते हैं, वो पैदाइश से पहले मौजूद होती है, और वो जो फीटल हीमोग्लोबिन है वो काम कर रही होती है 6-7-8 महीने, बाज़ औक़ात 1 साल तक। तो इसलिए उसकी अलामत जब तक वो कंपनसेट कर रही होती है, और उसकी जो एडल्ट हीमोग्लोबिन है जिसके अंदर बीटा चेन्स आती हैं, यानी कि जब उस हीमोग्लोबिन में बीटा चेन्स आती हैं जो थैलेसीमिया की वजह से डिफेक्टिव होती हैं, तो वो जैसे जैसे फीटल हीमोग्लोबिन ख़त्म होती है और एडल्ट हीमोग्लोबिन
पैदाइश के बाद वाली वो टेक ओवर करना शुरू करती है, तो 6-8 महीने इसलिए हमें पता नहीं चलता क्योंकि वो फीटल हीमोग्लोबिन अपना काम कर रही सही है। होती है। उसके बाद वो कम होना शुरू हो जाती है और वो ख़त्म हो जाती है, और एडल्ट लाइफ में अराउंड 1% ही फीटल हीमोग्लोबिन होती है। तो ओके। इस वजह से उसकी उसकी तशख़ीस 1 साल तशख़ीस बाद। तकरीबन 6-8 महीने से 1 साल के दरमियान मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हमें पता चल जाता है ओके। कि इस बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है। ठीक है, सही। तो पहली अलामत तो यही होती है, उसको एनीमिया के साथ प्रेजेंट करता है, ये आप कह लें साइन है उसका। बाकी जब वो फिजिशियन के पास आता है तो पेल भी होता है, एनीमिक भी होता है, रिकरेंट फिर इन्फेक्शन होने लगते हैं, उसको फेलियर टू थ्राइव या आप कह लें, वो वैसे वेट गेन नहीं कर रहा होता। ओके, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपने बिल्कुल सही वजह बताई कि जब जो माँ से के ज़रिए मुंतकिल हुई है बच्चे में, वो तो 1 साल तक रहेगी उसके अंदर हीमोग्लोबिन, तो तब तक तो हम इतना आसानी से हम अंदाज़ा नहीं कर पाते, लेकिन 1 साल के बाद हमें उसका अंदाज़ा हो जाता है। अच्छा, तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे कि अभी आपने बात की कि पेल ग्रीन हो जाता है, उसके अंदर ऐसी डिस्कलरेशन स्किन का, और कौन कौन सी, अगर थैलेसीमिया की तरफ जा रहे हैं पेशेंट 1 साल के बाद, कौन कौन सी ऐसी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं जो इसके साथ एसोसिएट हो सकती हैं, थैलेसीमिया की वजह से उन बीमारियों का शिकार भी बच्चा होगा? अच्छा, कोमॉर्बिड्स आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब देखिए, वो अगर उसको हम हीमोग्लोबिन उसका रिप्लेस नहीं करेंगे, रेड सेल नहीं लगाएंगे, तो हीमोग्लोबिन उसकी कम होती चली जाएगी। ओके। और ज़ाहिर है, मैंने जैसे बताया कि रिकरेंट इन्फेक्शंस, वो आप कह लें सुस्त पड़ता चला जाएगा। जब एक पीडियाट्रिशियन या बच्चों का जो माहिर डॉक्टर है उसको देखेगा तो उसको अंदाज़ा होने लगेगा कि ये जो है वो ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, यानी कि उस एज में उसको जो परफॉर्म एक बच्चे को करना चाहिए उस एज ग्रुप में, वो वैसे नहीं परफॉर्म कर रहा होता, वीक होता, जनरलाइज वीकनेस है, वीक होता चला जाएगा, लेथार्जिक हो जाएगा, आप जिसको कह लें आम अल्फाज में बिल्कुल डाउन महसूस होगा। ज़ाहिर एक छोटा बच्चा बहुत एक्टिव होता है ना, लेकिन वो वैसे बिहेव नहीं करेगा। फिर उसको रिकरेंट इन्फेक्शंस, ज़ाहिर है उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तमाम सिस्टम वीक होते चले जाएंगे, तो फिर उसको रिकरेंट इन्फेक्शंस होंगे। और किसी को भी जब एनीमिया ज़्यादा होता है तो वो पेल हो जाता है, ज़ाहिर है। इवन एडल्ट में भी जब आप सीवियर एनीमिया जिसको होता है वो पेल हो जाता है, उसकी स्किन का कलर आपको थोड़ा सा यानी कि कहने जो थोड़ा सा रेडनेस होती है हाथों पे, वो महसूस नहीं होगी, या आँखों के ज़रिए अंदाज़ा कर रहे होते हैं। तो जनरली वो और अगर टाइमली इंटरवीन नहीं करेंगे तो वो बहुत सिक और जिसको कहते हैं आईसीयू में उसको एडमिट करना पड़ेगा। ओके, सही, सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाएंगे। सही, जैसे कि अभी आपने बात की हीमोग्लोबिन इज़ द मेजर इंडिकेटर, तो एक तो सीबीसी है, सीबीसी के थ्रू तो हम बेसिक हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं काफ़ी हद तक कि इस बच्चे को ये थैलेसीमिया की तरफ जा रहा है। अदर देन दैट, कौन से ऐसे डायग्नोस्टिक टेक्निक्स या टेस्ट मौजूद हैं इसकी तशख़ीस के लिए? अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और ये थैलेसीमिया मेजर डिजीज़ की जो हम बात करते हैं और माइनर दोनों के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, शुरू में जब बच्चा प्रेजेंट करता है तो अक्सर ये होता है पाकिस्तान के अंदर कि वो उसका चंद महीनों तक अक्सर सही डायग्नोसिस ही नहीं बन पा रहा होता, और वो खून भी लगा देते हैं। सबसे पहले तो सीबीसी, जैसा कि आपने जिक्र किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। सीबीसी का टेस्ट करते हैं, उस सीबीसी के टेस्ट के अंदर एक अच्छा फिजिशियन अंदाज़ा कर लेता है कि या तो इसको एनीमिया। अच्छा, एक हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ये है कि थैलेसीमिया से ही मिलती जुलती जो पिक्चर है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी बहुत कॉमन है, यानी कि आयरन की कमी की वजह से। तो अक्सर वो हमसे हमारे पास हो जाता है। हाँ, और वो फिर रेफ़र करते हैं हेमेटोलॉजिस्ट के पास कि भाई आप सीबीसी के अंदर आप माइक्रोस्कोप में, हम उसकी जिसको कहते हैं पेरिफेरल स्मेयर, माइक्रोस्कोप में देखते हैं, वहाँ से हमें सिग्निफिकेंट फाइंडिंग मिलती हैं कि नहीं, इसको आयरन डेफिशिएंसी नहीं है, थैलेसीमिया लग रहा है। ठीक है, फिर इसका जो टेक्निकली टेस्ट है, नेक्स्ट टेस्ट जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, उसको कहते हैं एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, तो एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको पता चल जाता है, तकरीबन समझ लें कि 95% से ज़्यादा केसेस में आप क्लियर हो जाते हैं कि थैलेसीमिया मेजर है। कुछ परसेंट केसेस में हम मॉलिकुलर टेस्टिंग की तरफ जाते हैं, जिसको डीएनए टेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब वो पाकिस्तान में अवेलेबल है, कराची में कई जगह पे हो रहा है, गो के थोड़ा सा बाज़-औक़ात महंगा होता है, लेकिन मुख्तलिफ एनजीओज़ उसको सपोर्ट कर रही हैं। तो उसके बाद हम डीएनए टेस्टिंग की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, डीएनए तो पहला टेस्ट सीबीसी और विद पेरिफेरल स्मेयर हम देख रहे होते हैं। दूसरे टेस्ट में हम हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस मैंने बताया। तीसरे लेवल के टेस्ट के अंदर हम डीएनए टेस्टिंग की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, डीएनए टेस्टिंग दो हवालों से बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो बाज़-औक़ात डायग्नोस्टिक डिलेमा में अगर आप फंस रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, तो जब भी बहुत काम आती है डीएनए टेस्टिंग फॉर थैलेसीमिया या हीमोग्लोबिनोपैथी। और प्रिवेंशन प्रोग्राम को रन करने के लिए, जिसकी आगे हम शायद गुफ्तगू करें, वो पूरा प्रिवेंशन प्रोग्राम डिपेंड ही
डीएनए टेस्टिंग पे कर रहा होता है। सही। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं हम सारे। ओके ओके, आपने बहुत क्लियरली तमाम डायग्नोस्टिक टेस्ट को आइडेंटिफाई किया, डिफ़ाइन किया कि क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। जैसे फिर साथ ही आपने प्रिवेंशन की बात भी की ना, एज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर कहा जाता है। तो हम कैसे इस डिज़ीज़ से बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी आने वाली जनरेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम वो और फर्दर डिज़ीज़ की तरफ ना जाएं, लाइफ स्पैन को उनके बढ़ा सकते हैं? कौन कौन सी ऐसी पॉइंट्स हैं? सही। अच्छा, जहाँ तक प्रिवेंशन की बात है, लेकिन यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि आपने प्रिवेंशन क्यों कहा? आप कहें कि ट्रीटमेंट हम क्योर पे बात कर सकते हैं। एग्जैक्टली। देखिए, जेनेटिक जितनी बीमारियां हैं, ज़ाहिर है वो मौरूसी बीमारियां हैं, और उन तमाम थैलेसीमियाज़, हीमोग्लोबिनोपैथी के अलावा ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो लाइफ लॉन्ग होती हैं, ख़ासकर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, और उनका क्योर गो के मौजूद होता है। उसको हम डिस्कस करेंगे। मुश्किल भी होता है और बहुत महंगा भी होता है मौरूसी बीमारियों का, और बहुत सारी ऐसी मौरूसी बीमारियां हैं जिनका आज की तारीख में कोई क्योर भी मौजूद नहीं है। तो फिर ऐसी तमाम मौरूसी बीमारियां जिनका क्योर आ भी गया है, लेकिन उनके हवाले से दुनिया में प्रिवेंशन प्रोग्राम WHO और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस ने शुरू किए कि उन बीमारियों को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। थैलेसीमिया की प्रिवेलेंस, ज़ाहिर है मैंने बताया कि पूरी मेडिटेरेनियन बेल्ट से लेकर अरब कंट्रीज़, पाकिस्तान, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया तक मौजूद है। ठीक है। मुख्तलिफ टाइप्स के आप हीमोग्लोबिनोपैथीज़ कह लें, और ये एक सिग्निफिकेंट हेल्थ पे बर्डन है। बच्चे को लाइफ लॉन्ग ट्रांसफ्यूजन होता है। ट्रांसफ्यूजन की वजह से आयरन ओवरलोड हो जाता है। आयरन ओवरलोड की वजह से फिर आयरन ओवरलोड को कम करने के लिए हम दवाएं देते रहते हैं। कॉम्प्लिकेशंस इतनी होती हैं, हार्ट में आयरन जमा हो जाता है। तो ओवरऑल पूरा वो फैमिली पे इकोनॉमिक बर्डन होने के साथ साथ पूरे मुल्क पे इकोनॉमिक बर्डन होता है। तो सक्सेसफुली ईरान और कुछ कंट्रीज़ ने, साइप्रस है, यूरोपियन कंट्रीज़ जो मेडिटेरेनियन बेल्ट है, उन्होंने शुरू किया और बहुत सक्सेसफुल रहा कि प्रिवेंट किया जाए। जहाँ जो मौरूसी बीमारी ज़्यादा प्रिवेलेंट है, उन्होंने उस हवाले से अपने प्रिवेंशन प्रोग्राम को तरतीब दी। और प्रिवेंशन प्रोग्राम को सक्सेसफुल प्रिवेंशन प्रोग्राम के लिए ज़रूरी है कि बहुत अच्छी आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, काउंसलिंग, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें। तो थैलेसीमिया के हवाले से भी पाकिस्तान में अब थोड़ी सी सूरत हाल पहले से बेहतर है। 12-13 साल में बहुत ज़्यादा प्रिवेंशन पे काम हुआ, और शादी से पहले मैंने जिक्र किया था ना कि थैलेसीमिया माइनर मसला नहीं है। मसला ये है कि 2 थैलेसीमिया माइनर की शादी अब इन प्लेस है हमारे चारों सूबों में। 3 सूबों का मुझे कंफर्म है, मेरा ख्याल है 4 सूबों में ये कानून मौजूद है कि शादी से पहले आप HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करा के अपना स्टेटस देखें आप थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है। अच्छा, थैलेसीमिया माइनर के लिए भी CBC, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस और DNA जैसे थैलेसीमिया मेजर के लिए टेस्ट सेम ही है। माइनर हो मेजर हो, यही टेस्ट करवाने हैं आपने। तो वो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस के पाबंद हैं। गो के इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से हमारे मुल्क में बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ रही है। अच्छा, मिसकंसेप्शंस कौन कौन से एसोसिएटेड हैं? और जैसे कि आपने माइनर की बात की, तो क्या कज़न मैरिजेस में ये कॉमन है? क्योंकि माइनर है, फैमिली में चलता आ रहा है, तो क्या और कौन कौन से एरियाज़ हैं जो एसोसिएटेड है, और मिसकंसेप्शंस कौन कौन सी हैं? अच्छा, सबसे बड़ा तो मिसकंसेप्शन एक बहुत हमें वाज़ेह तौर पे, मैं फ़ौरन जब भी किसी फैमिली की काउंसलिंग करता हूँ कि इस बीमारी को आप फ़ीमेल या लड़की से एसोसिएट नहीं करें। जब तक कि माँ और बाप दोनों को थैलेसीमिया माइनर ना हो, बच्चा थैलेसीमिया माइनर का मेजर का शिकार नहीं हो सकता। अब आपने देखें, मौरूसी जितनी बीमारियां हैं वो ज़ाहिर फैमिलीज़ में रन कर रही होती है। ठीक है। यानी कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि मुझे थैलेसीमिया माइनर है, तो इसका मतलब है मेरे ननियाल या ददेल में माँ बाप में से कोई एक माइनर होगा, और फिर अगर मेरे वालिद साहब माइनर हैं तो मेरे ददियाल की तरफ, और अगर वालदा माइनर है तो मेरे ननियाल की तरफ कोई ना कोई माइनर। तो ये फैमिली में ही चूँकि रन कर रही होती हैं, मौरूसी बीमारियाँ होती हैं। तो ये फैमिली में, जहाँ फैमिली मैरिजेज़, ख़ानदानी शादियाँ, या आप कह लें कि एक्सटेंडेड फैमिली, जैसे कबीलों के अंदर आप देखते हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ होती हैं, तो उसमें रन कर रही होती हैं। तो बाज़ औक़ात हम DNA टेस्टिंग करते हुए हमें अंदाज़ा हो जाता है कि किस कम्युनिटी में मुख्तलिफ़ जो इलाकाई कम्युनिटीज़ हैं पाकिस्तान में, जी, पंजाबी, पठान, मेमन, बलोची, तो हमें ये अंदाज़ा होने लगा है कि किस में कौन सी म्यूटेशन ज़्यादा रन कर रही है। इवन म्यूटेशन का भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी जेनेटिक म्यूटेशन, क्योंकि वो इंटर मैरिजेज़, क्लोज़ फैमिली मैरिजेज़, पर एक्सटेंडेड सर्कल में शादियाँ ज़्यादा पाकिस्तान में होती। तो मौरूसी बीमारी उतनी ज़्यादा, फिर ज़ाहिर है जब माइनर की माइनर से ज़्यादा इम्कान शादी होने का बढ़ता जाएगा, तो थैलेसीमिया मेजर के आने का भी इम्कान बढ़ता चला जाएगा।
तो बेसिकली आपको अगर ये पता हो, देखिए पाबंदी तो नहीं है शादी करने से, अगर 2 माइनर को पता भी चल गया तो प्रिवेंशन प्रोग्राम का जहाँ तक ताल्लुक है, तो अगर 2 माइनर की आपस में शादी हो रही है तो उन्हें पता है। इसका फिर नेक्स्ट जो लेवल का टेस्ट प्रिवेंशन का है, फिर हम उसमें जो DNA टेस्ट करते हैं वो हम जो बच्चा है माँ के पेट में उसका 10वें से 12वें हफ्ते के दरमियान टिश्यू लेके एक टेस्ट करते हैं, ठीक है। Okay. तो उसको कोरियोनिक वेलस सैम्पलिंग कहते हैं। Yes. उससे हम बेशुमार बीमारियों का पता लगा सकते हैं बच्चे के अंदर, सिर्फ थैलेसीमिया नहीं। Exactly, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, जो भी जेनेटिक हेरिडिटरी डिजीजेस हैं हम वो उसका पता तमाम आ लगा जाती सकते हैं। हैं। तो हम थैलेसीमिया के लिए CVS करते हैं और उनको ये बता देते हैं कि आपका आने वाला बच्चा खुदा न खास्ता थैलेसीमिया मेजर का शिकार तो नहीं है, माइनर है, नॉर्मल है, तो वो तो कैरी कर सकते हैं। उनको काउंसल किया जाता है, क्योंकि वहाँ ये फ़ायदा हो जाता है कि उसके बाद आप क्या ऑफ़र करेंगे। देखिए, आप कोरियोनिक वेलस सैम्पलिंग या प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निकली इसको कहते हैं कि पैदाइश से पहले बच्चे का टेस्ट, तो उसमें आपके पास जो है डिसीजन भी हो ना कि मैं आपको करने के बाद क्या बताऊँगा। तो लकीली आप कह लें कि हमारे दीन में ये गुंजाइश मौजूद है कि आपके पास 16 हफ्ते तकरीबन 120 दिन से पहले ये इजाज़त होती है कि आप डिसीजन उन्होंने लेना होता है, हम सिर्फ उनको सारी चीज़ों से आगाह कर देते हैं कि वो अबॉर्शन करवा सकते हैं, ठीक है। इस पे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तमाम मकातिब फ़िक्र का समझ लें मुतफ़क्का फ़ैसला है। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ईरान है, सऊदी अरब है, सब ने तकरीबन इसको एक्सेप्ट किया हुआ है कि आप 120 दिन तकरीबन, हम उसको 16 हफ्ते 17 हफ्ते बनते हैं, लेकिन हम चूँकि एग्जैक्ट बाज़ होता है आपको डेट असेस करना मुश्किल होता है, तो हम उसको आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड में 1 वीक प्लस माइनस लिख देते हैं, तो हमने उसको 16 वीक रखा हुआ है एहतियातन। तो 16 वीक तक आपके पास डिसीजन लेने की होती है। और इसी प्रेम स्क्रीनिंग, प्री मैरिज स्क्रीनिंग, जैसे मैंने कहा शादी से पहले, प्री मैरिटल स्क्रीनिंग और प्री नेटल डायग्नोसिस, ये 2 जो हैं वो बिल्कुल की प्लेयर्स हैं। और अवेयरनेस, इन सबसे ज़्यादा एजुकेशन एंड अवेयरनेस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। सबसे ज़्यादा मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि जो सक्सेसफुल प्रिवेंशन प्रोग्राम जिन कंट्रीज़ में रन हुए, वहाँ पर डंडे से ज़्यादा गवर्नमेंट ने अवेयरनेस प्रोग्राम पे जोर दिया। लोग वॉलंटरीली उन्होंने आके ये सारा काम किया है। सही, आपने बिल्कुल बहुत अहम मैसेज दिया, और इस मैसेज को मैं भी वंस अगेन रिपीट करना चाहूँगी कि जैसे हम नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स भी हैं, बहुत ज़रूरी है कि आप साल में कम से कम एक दफ़ा तो, अगर आप 2 बार नहीं करवा रहे, 6 महीने में एक बार या साल में एक बार अपने तमाम टेस्ट करवाएं। अदरवाइज CBC मस्ट करवाएं, ताकि आपको पता हो कि आपकी हेल्थ का स्टेटस क्या है। नॉर्मल जो बॉडी के वाइटल्स और तमाम आप जो है वो उसको काउंटर में रखें, ताकि अगर आपकी बॉडी में कोई भी कुछ ऐसा एलिमेंट या डिजीज़ या कुछ भी आ रही है तो आप उससे बरोवक्त आगाह हो सके। एक और पॉइंट जो डॉक्टर साहब ने कहा था कि हम जब फीटल में हम चेक कर लेते हैं, कुछ ऐसी जेनेटिक डिजीज़ या कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो एट दैट स्टेज जो है ना, हम उसको ट्रीट भी कर देते हैं। बच्चा जो है जब दुनिया में आता है तो वो उस बीमारी के साथ नहीं होता, क्योंकि वो फीटल स्टेज पे ही हम उसको कुछ ऐसी, तो क्या थैलेसीमिया में ऐसी पॉसिबिलिटी? आई डोंट थिंक सो, बट मैं आपका एक ओपिनियन जानना चाहूँगी कि आपकी क्या राय है। अच्छा, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो आप ये जनरली समझिए कि वो ट्रीट तो नहीं हो सकते, मैनेजेबल है, क्योरेबल। तो जनरली कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनको अगर इंट्राफीटल, वो भी बहुत ज़्यादा हर जगह पॉसिबल नहीं है दुनिया में, जो बहुत बड़े इदारे तहकीक में मेडिसिन की बहुत आगे, तो कुछ चीज़ें वो ऐसी हैं, कुछ कंडीशन नॉर्मली वो जेनेटिक नहीं है कि अगर फीटस में वो प्रॉब्लम हो तो वो करेक्ट करने के दुनिया में केसेस हैं, लेकिन वो बहुत ही समझ लें बहुत लिमिटेड है, और बहुत दुनिया में टॉप के इदारे हर जगह वहाँ भी अवेलेबल नहीं कि वो कुछ फीटो मेटरनल मेडिसिन कहते हैं इस फील्ड को, जो दुनिया में बहुत डेवलप हो गई फील्ड। लेकिन जहाँ तक देखें, डाउन सिंड्रोम आपने कहा, थैलेसीमियाज हैं, इस तरह की जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है, चाहे वो सोमेटिक हो, एक्वायर्ड जेनेटिक हो, या जर्म लाइन यानी कि मौरूसी माँ बाप से आए हो, तो उनको करेक्ट नहीं किया जाता। उनको उनकी टेस्टिंग का मकसद जो है वो खालिसतन ये होता है कि जो पेरेंट्स हैं उनको ये ऑप्शन दे दिया जाए कि आप ये प्रेगनेंसी कैरी कंटिन्यू कर सकते हैं, या ये डिसीजन उनका है। देखिए, आपने सिर्फ ईमानदारी से बाइज नहीं होना, उनको बता देना है, हक़ाइक़ से आगाह कर देना कि ये बच्चा अगर पैदा होगा तो उसके साथ ये मसला होगा, तो उनका डिसीजन है। तो वो बीइंग अ मुस्लिम आपके पास 16 हफ्ते से पहले ये ऑप्शन टेबल में मौजूद है। आप यू कैन कंटिन्यू विद द सेम प्रेगनेंसी और यू कैन गो फॉर अबॉर्शन। ओके, सो अगर हम बात करें ट्रीटमेंट ऑप्शन, जैसे आपने बात की, क्या थैलेसीमिया की मैनेजमेंट है या फिर ट्रीटमेंट है? मैनेजमेंट, और अगर ट्रीटमेंट है तो क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, और फिर ट्रीटमेंट के साथ ही इन बच्चों का लाइफ स्पेन कितना होगा, और किस हद तक हम उन्हें लेके चल सकते हैं कि वो
अच्छा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ये समझ लें ये सवाल ही एक्चुअली ये गाइडलाइन तय करता है कि किसी भी डिजीज़ में कि प्रिवेंशन पे कितना जाएं, कितना फोकस करें। देखिए, बेशुमार बीमारी है, मुझे खांसी, नज़ला, बुखार होता है, मैं दवा खाता हूँ, ठीक हो जाता हूँ। इस तरह की और भी बीमारियाँ हैं, आप समझ लें जैसे ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है शुगर की, तो ये लाइफ लॉन्ग चलती हैं, लेकिन आप एक गोली ले लेते हैं और अगर कुछ हिदायत पे अमल करें तो आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। अच्छा, थैलेसीमिया का बिलखुसूस पाकिस्तान या थर्ड वर्ल्ड कंट्री के साथ ये मसला ये रहा कि रिसोर्सेज की भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की कमी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्योर के जो जिसको कहते हैं रिकग्नाइज चीज़ें क्या क्या है। तो देखें, एक तो वो ट्रीटमेंट होते हैं जो गाइडलाइन में मौजूद होते हैं, एक वो ट्रीटमेंट होते हैं किसी भी बीमारी में जिनको ट्रायल या तजर्बाती ट्रीटमेंट किया जाता है, वो भी दुनिया भर में चल रहे होते हैं। जब वो इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो उनको गाइडलाइन में डाल दिया जाता है। तो देखें, स्टैंडर्ड ऑफ केयर तो दो ऑप्शन है आपके पास कि वो आप थैलेसीमिया के बच्चे को थैलेसीमिया मेजर, जब मैं थैलेसीमिया कह रहा हूँ तो इसका मतलब थैलेसीमिया मेजर की बात हो रही है, क्योंकि थैलेसीमिया माइनर कोई डिजीज़ है ही नहीं, बट ये है कि वो आगे ट्रांसमिट हो सकती है विद द मैरिज। अब थैलेसीमिया मेजर में आप बच्चे को एक तो लाइफ लॉन्ग ट्रांसफ्यूजन होगा। अब जब उसको ट्रांसफ्यूजन होगा तो कुछ चीज़ों का ख़तरा हमेशा रहेगा। एक तो आप जितना भी सेफ ब्लड हो, लेकिन आपको ख़तरा रहेगा हेपेटाइटिस बी, CHIV या कोई वायरस उसको ट्रांसमिट ना हो जाए। अच्छा, वायरस ट्रांसमिशन के अलावा जब आप कंटिन्यूस ट्रांसफ्यूजन चलता रहता है तो आयरन, चूँकि ब्लड में आयरन होता है तो बच्चे का आयरन ओवरलोड होता रहता है। ये आयरन उसको मुख्तलिफ ऑर्गन्स में डिपॉजिट होके फिर उन ऑर्गन का फंक्शन ऑर्गन टॉक्सिसिटी कर रहा है, वो ऑर्गन का फंक्शन जैसे वो लिवर में जमा हो जाएगा तो लिवर सही काम नहीं करेगा, वो हार्ट में जमा हो जाएगा तो हार्ट सही काम नहीं करेगा। एंडोक्राइन जो उसके इश्यूज़ हैं जो ग्रोथ से रिलेटेड है वो एंडोक्राइन ग्लैंड ख़राब करने लगे। तो एक तो फिर उस आयरन को हमें कंटिन्यूस निकालना होता है, और आयरन को पहले तो बहुत मसला था, इंजेक्शंस पूरे घंटों लगते थे, अब हमारे पास ओरल टैबलेट्स मौजूद हैं। तो अच्छा, आयरन को थैलेसीमिया के बच्चे की बॉडी से भी हमें कंटिन्यूस निकालना पड़ता है। वायरल ट्रांसमिशन का ख़तरा मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर हेपेटाइटिस बी, सी हमारे पास थैलेसीमिया सेंटर्स में बच्चों को हुआ होता है, फिर उस बी और सी को हेपेटाइटिस भी ट्रीट करना होता है, और खुदा ना खास्ता HIV हो जाए तो फिर एक और प्रॉब्लम होती है। तो हड्डियाँ बच्चों की वीक हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। स्टैंडर्ड ऑफ केयर पाकिस्तान में जो है बहुत है भी मौजूद नहीं है जिस तरह हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखते हैं। दूसरा जो क्योर है, अच्छा ये तो क्योर नहीं है, ये तो आप थैलेसीमिया को मैनेज कर रहे हैं डिजीज़ को ना, जिस तरह डायबिटीज़ कभी ख़त्म नहीं होती है तो इस तरह थैलेसीमिया भी ख़त्म नहीं होती। अच्छा, क्योर का जो है जिसमें थैलेसीमिया क्योर हो जाता है, वो जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर की जहाँ तक मैं बात करूँ तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, जिसमें उसके हड्डी के गूदे का मैच करते हैं उसके भाई बहन या माँ बाप से, और फिर हड्डी के गूदे की तब्दीली जिसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहते हैं वो। अच्छा, उसके साथ पहले आपको मैच मिलना, फिर ये 5-6-7 मिलियन का इसमें ख़र्चा है, और थोड़ा बहुत ज़िंदगी को ख़तरा भी होता है, और ये भी हो सकता है कि सारे पूरे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद डिजीज़ वापस भी आ सकती है, और उसका जो हमने मैरो हेल्दी डाला है उसको बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया और डिजीज़ वापस आ गई। तो ये दो ऑप्शन आपके पास हैं कि आप ट्रांसफ्यूजन देते रहें, आयरन किलेशन करते रहें, सपोर्टिव केयर रखें, मैनेज करें, या आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट जितना अर्ली स्टेज पे हो सके, यानी कि जितना बच्चे को जल्दी ट्रांसप्लांट हो जाए तो उतना बेहतर है। अच्छा, इसके अलावा भी अब दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत तेज़ी से समझ लें। हीमोग्लोबिनोपैथीज़ जो हैं सारी हैं, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज़ में नई नई चीज़ें आती जा रही हैं, जिसके अंदर जीन को एडिट करना, ये भी दुनिया में जिसको कहते हैं ना तजर्बाती मुख्तलिफ ट्रीटमेंट आ गए। तो एडिट कर जो करेक्शन है जो जीन में, वो एडिट करके हेल्दी सेल, उसी के सेल को करेक्ट करके उसी के सेल से ट्रांसप्लांट, ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट करते हैं। वरना हम जिसको एलो ट्रांसप्लांट करते हैं ना, किसी दूसरे का डालते हैं, ज़ाहिर है उसके तो सारे सेल डिफेक्टिव ही हैं, लेकिन इसमें हम उसके अपने सेल लेते हैं, उसको एडिट करते हैं, उसको जो करेक्शन जो डिफेक्ट है जेनेटिक उसको ठीक करते हैं, वही सेल उसको ट्रांसप्लांट स्टेम सेल कर देते हैं। तो ये भी अब दुनिया में शुरू हो चुका है, मतलब तजर्बाती बुनियादों पे, और उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत एक निस्बतन सस्ता ऑप्शन ट्रांसप्लांट या हाई फाई टेक्निक्स के मुकाबले में, अब फीटल हीमोग्लोबिन मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदाइश से पहले बच्चे में एक फीटल हीमोग्लोबिन होती है जो 6 से 7 महीनों में वो अमूमन आहिस्ता आहिस्ता स्विच ऑफ हो जाती है,
उसको दोबारा से स्विच ऑन कर देना। अब दुनिया में इस पे बड़ा काम हो रहा है। Okay. उसको जीन एडिट करके स्विच ऑन करना और उनको दवाओं के ज़रिए भी। तो ये पाकिस्तान के अंदर सक्सेसफुली कुछ डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया। That's nice. और जो 2 दवाएं तकरीबन 15-20 साल से हाइड्रोक्सी यूरिया यूज़ हो रही है, जो सिकल सेल डिजीज़ के लिए तो अप्रूव ट्रीटमेंट है, उसको थैलेसीमिया में भी हम यूज़ कर रहे हैं। दूसरा थैलिडोमाइड एक और दवा है। तो इस तरह मुख्तलिफ फीटल हीमोग्लोबिन को अप रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि उसकी अडल्ट हीमोग्लोबिन तो ख़राब है, तो दोबारा से उसको जो फीटल हीमोग्लोबिन जो स्विच ऑफ हो जाता है 6-7 महीनों में, उसको दोबारा से स्विच ऑन किया जाए। 10-12 साल पहले मैं यूरोप में एक जगह ट्रेनिंग पर था, तो मैंने वहाँ पर उस ज़माने में इन सब तमाम दवाओं के अलावा भी और भी बहुत सारी दवाएँ थी। तो उस जहाँ जिन लोगों के साथ मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो उनका ये टारगेट था कि हम ट्रांसप्लांट भी नहीं करेंगे ज़्यादातर बच्चों का जब वो कोई ऐसी दवा जिससे वो स्विच ऑन उनकी हो जाती है। और वो उसके स्विच ऑन होने से ये होता है कि बच्चे को ट्रांसफ्यूजन बहुत कम हो जाती है और बहुत सारे केसेस में ट्रांसफ्यूजन ख़त्म हो जाता है। एग्जैक्टली, लाइफ का जो ड्यूरेशन वो भी बढ़ जाता है, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये एक तजर्बाती मुख्तलिफ ट्रीटमेंट का मैंने जिक्र किया। अच्छा, आपने बीच में एक जिक्र किया था कि जो आप स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो ट्रांसफ्यूजन पे होते हैं बच्चे की लाइफ, देखें अब तो थोड़ी सी बेहतर हो गई, वरना अमूमन ऐसा ही होता था 13 साल 14 साल 15 साल, फिर वो बढ़ना शुरू हो गई कि बच्चे किसी न किसी वजह से, ज़ाहिर आयरन इतना हार्ट में जमा हो जाता था, हार्ट सही काम नहीं करता, तो हार्ट अटैक कह लें या आप कह लें कि कार्डियोमायोपैथी से वो एक्सपायर हो जाते थे। किसी को BCHIV हो गया तो उसकी वजह से गो के चीज़ें पाकिस्तान में 10-12 साल में इम्प्रूव हुई हैं, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो भी बढ़ गई है। और हमारे पास भी पेशेंट हैं 35-36 साल के जो ट्रांसफ्यूजन, आयरन किलेशन और सपोर्टिव केयर पे। तो वो हाँ, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए ये भी मसला है कि वो स्टैंडर्ड ऑफ केयर उस स्टैंडर्ड पे जाके नहीं दे पाते हैं। सेम ब्लड के हवाले से, दीगर दवाओं की जो ज़रूरत पड़ती है उनको लाइफ टाइम उस हवाले से, और ज़ाहिर है गुर्बत के साथ साथ अवेयरनेस के लेवल का भी काफ़ी मसला है। ठीक है, तो पाकिस्तान के अलावा अगर हम देखें कौन से ख़ित्ते में थैलेसीमिया बहुत ज़्यादा पाया जाता है? आपने स्टार्ट में शुरुआत की थी, इसके ओरिजिन की बात की थी, लेकिन सब आज करंट सिनेरियो में देखें कौन सा ऐसा है जो मोस्टली मैक्सिमम आपके नेबर्स कंट्रीज़ में भी है, जैसे एशिया में इंडिया है, फिर ये थाईलैंड, फिलीपींस तक है। गो किस की मैं डिटेल में नहीं जा रहा, टाइप्स थोड़ी फ़र्क है, लेकिन ये हीमोग्लोबिनोपैथी ईरान में है, लेकिन ईरान, सऊदी इन्होंने बहुत प्रिवेंशन प्रोग्राम से कंट्रोल कर लिया। अच्छा, अरब कंट्रीज़ में थैलेसीमिया के अलावा एक सिकल सेल डिजीज़ आप समझ लें, ये भी एक हीमोग्लोबिनोपैथी है। थैलेसीमिया नहीं है, लेकिन ये हीमोग्लोबिनोपैथी है जिसमें आप समझ लें डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बन रही है। थैलेसीमिया के साथ वो भी मौजूद है। तो ये सारे रीजन में, और फिर आप इसको आगे बढ़ते हैं, मैंने कहा ना कि यूरोप में मेडिटेरेनियन जो बेल्ट है, जिसको साउदर्न यूरोप कह लें, और नॉर्दर्न अफ्रीका, जो मेडिटेरेनियन सी है उसके चारों तरफ ये बीमारी है, वहीं से ओरिजिन है। जैसे नाम का भी मैंने शुरू में आपको बताया था, नाम उसी हवाले से रखा गया था। तो माइग्रेशन, फिर जो ह्यूमन माइग्रेशन, इंटर मैरिजेस होती रहती हैं, तो फिर ये इसकी प्रेवलेंस जो है वो मुख्तलिफ जगह पे मूव करती है। सही। आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के हवाले से क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, और डाइटरी पैटर्न्स के हवाले से, अगर थैलेसीमिया के अलावा और भी ओवरऑल हम अगर ब्लड के हवाले से बात करें, हमारा ब्लड हेल्दी रहे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, डाइट, क्योंकि नेचर ने ना इटसेल्फ, फ्रूट्स में, प्लांट्स में, फ्रूट सब कुछ नेचर का, इट हैज़ इट्स ओन क्योर उसमें मौजूद है। तो आपकी क्या राय होगी रेलेवेंट टू योर फील्ड? अच्छा, यहाँ तक ज़ाहिर है एक हेल्दी डाइट थैलेसीमिया या कोई भी बीमारी हो जिसको, या बीमारी ना भी हो, जनरली तो हम लोग दुनिया में ना लाइफस्टाइल मेडिसिन बड़ी ऊपर आ गई है दुनिया में, कि लाइफस्टाइल मेडिसिन भी एक फील्ड है ना, जिस तरह प्रिवेंटिव मेडिसिन एक फील्ड है कि बीमारी होने से पहले रोका जाए। अब जहाँ तक मौरूसी बीमारियाँ हैं, तो उसमें भी बीमारी होने से पहले रोका जाए, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। बीमारी होने के बाद एक जनरल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो हम सबको एडवाइस करते हैं, वो उनको भी एडवाइस करते हैं, लेकिन जाहिर है क्योर तो मौरूसी बीमारी का नहीं है, लेकिन और बहुत सारी बीमारियों में लाइफस्टाइल आप चेंज करें तो आपकी समझ लें वो बाज़ औक़ात तो बीमारी कम होते होते ख़त्म तक आ जाती है। जैसे 2 मेन बीमारियां आपकी जो सोसाइटी के ऊपर बर्डन, बहुत बड़ा बर्डन है इस वक्त, और नई जो प्रिवेलेंस के हवाले से स्टडीज़ आई हैं, डायबिटीज़ में पाकिस्तान बड़े टॉप के कंट्रीज़ में आ गया है, जहाँ बहुत तेज़ी से लोगों को डायबिटीज़ हो रही है। तो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन 2 का तो ताल्लुक बहुत ज़्यादा आपकी लाइफस्टाइल से ना। ठीक, एग्जैक्टली। तो वो आप मॉडिफाई, आप लाइफस्टाइल करें अपना, हेल्दी फूड के हवाले से,
एक्सरसाइज के हवाले से, वॉक करने के हवाले से, तो ये बहुत सारी तब्दीली हो जाती है। जहाँ तक थैलेसीमिया के बच्चों की बात है तो उनको एक सेफ़ फूड या हेल्दी फूड के हवाले से ज़रूर बता रहे होते हैं, लेकिन वो जनरल चीज़ होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप ये खाएं। असल में मिसकॉन्सेप्शंस की आपने बात की ना कि आप ये खा लेंगे तो थैलेसीमिया ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। अनटिल अनलेस के कल कोई चीज़ इस तरह की आ जाती है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जनरली उनको हेल्दी डाइट के हवाले से हम बहुत ज़्यादा काउंसल करते हैं। ओके, परफेक्टली ऑल राइट, सही। अच्छा, इसके अलावा अगर आपका कोई मैसेज हो इस हवाले से, हम पाकिस्तान को थैलेसीमिया फ्री कैसे बना सकते हैं? मैसेज जो थैलेसीमिया या किसी भी मौरूसी बीमारी के हवाले से है, वो सबसे बड़ा मैसेज यही है कि एक तो मुख्तलिफ NGOs या गवर्नमेंट इसकी अवेयरनेस और प्रिवेंशन के हवाले से ज़्यादा गुफ्तगू करे। जब लोगों में अवेयरनेस होगी तो वॉलंटरली वो, और हमने देखा है जो 20 साल पहले सूरत हाल थी वो अब नहीं है, आज है, और इसकी प्रिवेंशन पे काम करें। NGOs, ग्रुप्स ऑफ पीपल, हुकूमत, ये सब इस पे काम करें कि मौरूसी जो बीमारी है, और ख़ास तौर पे थैलेसीमिया की जहाँ तक बात है पाकिस्तान में, तो चूँकि थैलेसीमिया के बच्चे को जब देख रहे होते हैं, उसको ट्रीट कर रहे होते हैं, फैमिली का पे बर्डन देख रहे होते हैं, ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं और उन्हें भी काउंसलिंग करनी पड़ती है। बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, जैसे जैसे वो बड़े होते चले जाते हैं और उनको बाज़ औक़ात एहसास हो रहा होता है कि मेरे साथ मुख्तलिफ है। दूसरा ये कि वो देखते हैं उनका साथी कोई किसी वक्त भी बीमार हुआ, साथ छोड़ के चला गया, ऐसे तो उनको ये एहसास होता है। तो ये सारी चीज़ें जब इतना पेन देख रहे होते हैं तो फिर हम लोगों को काउंसल करते हैं प्रिवेंशन की तरफ। एग्जैक्टली कि जहाँ जिस फैमिलीज़ में ये रन कर रही है, उन्हें ज़रूर चाहिए कि शादी से पहले एक छोटा सा टेस्ट है, 1200, 1300 या 1500 रुपये का टेस्ट होगा, वो ज़रूर करवाएं। ओके, मियाँ जिनकी शादी हो रही है, मतलब मियाँ बीवी, अगर शादी से पहले नहीं करवाया है तो शादी के बाद मेरे पास अक्सर क्लिनिक में आ जाते हैं और मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि थैलेसीमिया माइनर ना हो, तो मैं उनको एडवाइस कर देता हूँ ताकि वो प्रेगनेंसी में राइट टाइम पे उनको ये ऑप्शंस, अगर दोनों माइनर हैं तो, अगर एक माइनर है और एक ठीक है तो फिर हम इससे आगे मूव ही नहीं करते। एग्जैक्टली, ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ीशान फॉर कमिंग हियर, फॉर गाइडिंग ऑल द ऑडियंस अबाउट द थैलेसीमिया, कि कौन कौन थैलेसीमिया है, कि हम उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। आपने बिल्कुल लास्ट में जो पॉइंट की बात की कि थैलेसीमिया में ना प्रिवेंशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। हम बहुत सारे एजुकेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम रन कर सकें ताकि सोसाइटी इसके बारे में जान सके, और ये भी अवेयरनेस प्रोग्राम का एक हिस्सा था ताकि हम आपको आगाह कर सकें थैलेसीमिया के हवाले से। सो थैंक यू सो मच फॉर listening us. Fi amanillah. Thank you.